क्लास 6 साइंस अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्र में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाले अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुएं भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को यहाँ पे दिखाया गया है रहे जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदो वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 में सारणियों में सूचीबद्ध किया गया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो जाए। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौना, जल पात्र, पाइप, नलिया तथा इस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उसकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए हम अब अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हममें से प्रत्येक अपने घर के से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर डस्टर यानी झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह सभी वस्तुओं को कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह वस्तु इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है प्लेट, थाली, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य से बनी होती है। पेन प्लास्टिक और धातु से बनी होती है। वस्तुओं के समूह बनाना। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। सारणी 4.2 में सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थों की सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करें कि अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्होंने कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई सामान्य पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दिखाया गया। पदार्थ और इन पदार्थ से बनी वस्तुएं लकड़ी, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए बने होते हैं लकड़ी से। कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर बने होते हैं। चमड़ा से लिखना है आपको, प्लास्टिक, रुई से भी
वस्तु एक एक ही पदार्थ से बनी होती है। ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ से उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़ों का गिलास बनाएं तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए चाहिए जो जल को रोक सकता है। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों में वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ गुणों की विवेचना दी गई है। पदार्थ प्राय एक दूसरे से विभिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे के बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम में विभिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहा, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे, तार, एल्युमिनियम की शीट और चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई ऐसी चमकीली दिखाई पड़ती है? पदार्थों में से एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थों को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इस प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इसे काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं। धातुओं के टुकड़े को उनकी धुती को देखने के लिए काटना कीजिए। धुतीवान तथा धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर अपना पदार्थ के पृष्ठों को रेगमॉल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे धुतीवान अथवा है कि नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, जैसे धुतीहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसे उन वायु की नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। अब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें। धातु की छड़ों के ताजा कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। यह देखें कि इनमें धुती है अथवा नहीं। कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर के टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चॉक, अन्य कोई पदार्थ पर वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे अन्य पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर होता है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुणों को हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदार अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? विलय अथवा अविलय। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार विशेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विरोहित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होगा। अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए गए अनुसार नोट कीजिए। क्या लुप्त
होता और क्या नहीं। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। पदार्थ जल में विलुप्त होता है कि नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी भी हो जाएगा, बालू नहीं होगा, चॉक पाउडर भी हो, देख लीजिए। लकड़ी का बुरादा। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल जाते हैं, विलीन हो गए हैं। हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ जल में विलय हैं अथवा अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर में प्रकारों की इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? सिरका, नींबू रस, सरसों तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी भी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इससे आधा जल भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विरोधित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। कुछ द्रव जल के भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि भी कुछ नहीं। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी को के साथ इसका प्रयोग दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसा ही छोड़ देने पर अधिक पृथक परत बना लेते हैं। कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलयता। द्रव भली भांति मिश्रित नहीं होता है। देख लेते हैं। सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस देख लीजिए, ये सब। केरोसिन, नारियल का तेल है ना, सरसों का तेल। मुझे यह सुझाव देना चाहते हैं, क्या हम यह भी जांच करना चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया है क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानना चाहती के लिए उत्सुक है कि क्या गैस में भी जल विलीन हो जाती है। कुछ गैसें जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। क्रियाकलाप करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल के पृथक हो जाते हैं। आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा जिसमें कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? जल में डूबी तथा तैरती वस्तुओं को दिखाया गया यहाँ पे। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिन्हें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते हैं ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों से जिन्हें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और परिभाषी। यह अपारदर्शी है, देखिए पारदर्शी है। देखिए दुकान में रखी पारदर्शी बोतलों को दिखाया गया है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र में भीतर क्या रखा गया है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। क्या अब हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भांति के सही पदार्थों के वस्तु को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के
बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों को सोच विचार सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी अथवा पारभासी। क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इसके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उसके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थ को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं को भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसी वस्तुएं एक के साथ एक रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उसका पता भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहन में बांटकर उसके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं का निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ खुरदरार होते हैं तथा कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय हैं जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है।